हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था नित्य निर्देशक तत्वों के बारे में। और दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, अगर आपको कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है तो देख लीजिए, वरना मैं बताता हूं आपको। तो दोस्तों, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं बताता हूँ। आज आपके लिए एक नए बोर्ड की व्यवस्था हो चुकी है और आज आप एक नए बोर्ड पे पढ़ेंगे। आप देख लीजिए, जो भी टूटा हुआ बोर्ड था वो आपको नहीं दिखाई देगा, आपके लिए नया बोर्ड आ गया। अगर ऐसा ही सही होगा आपका तो धीरे धीरे हम डिजिटल बोर्ड पे भी जाएंगे और आपको क्लासों का और भी बेहतरीन आनंद मिलेगा। तो ऐसे ही बने रहिए साथ में। और दोस्तों, अब हम देख रहे थे नित्य निर्देशक तत्व और हमने देख लिया था उसमें अनुच्छेद 39 तक। तो अब हम देखेंगे अनुच्छेद 39 का ए। कौन सा? 39 ए। दोस्तों, देखने से पता चल रहा है कि ए कौन सा है? कैपिटल वाला। तो मतलब ये बाद में जोड़ा गया है। तो दोस्तों, ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया है जो 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 वाले जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से 39 ये जोड़ा गया है। दोस्तों, इसमें क्या है? इसमें दोस्तों ये चीज बताई गई है कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है क्या है दोस्तों, बहुत महंगी है। दोस्तों, आप जैसे कि आप जानते होंगे कि हरीश साल्वे एक वकील है सुप्रीम कोर्ट के। तो उनकी फीस के बारे में आपने सुना होगा। कुछ एक मुद्दे हैं, लगभग 1.5 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं एक सुनवाई का। तो इतनी ज्यादा फीस होने के बाद में क्या आम आदमी वो ले सकता है? दोस्तों, आम आदमी वकील की सहायता भी नहीं ले सकता ऐसे मामलों में। तो क्या होगा? तो हमारे राज्य में हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज को समझा और क्या किया? एक अनुच्छेद 39 ए जोड़ा संविधान में, आर्टिकल 39 ए। इसके माध्यम से क्या किया? तो लोगों को क्या दिए? समान निःशुल्क न्याय है। क्या? समान निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता। दोस्तों, आम आदमी को बिल्कुल मुफ्त में न्याय उपलब्ध करवाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 42वें संविधान संशोधन जो हमारी भारतीय सरकार है उन्होंने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया? समान निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता की व्यवस्था की आम जन के लिए। क्योंकि अभी मैंने उदाहरण दिया था हरीश साल्वे का। तो आम आदमी वैसी महंगी व्यवस्था करके अपना न्याय प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए उनको विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए और निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराने के लिए अनुच्छेद 39 संविधान में जोड़ा गया। अब दोस्तों, हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाएगी। कि राज्य क्या करेगा? ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रयास करेगा। ग्राम पंचायत स्थापना व बढ़ावा। तो दोस्तों, कि राज्य का क्या कर्तव्य होगा? वो ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा व उन्हें बढ़ावा देगा ताकि ग्राम स्वराज की स्थापना हो सके, प्रत्येक इंसान तक न्याय पहुंच सके और उनको राजनीतिक चेतना विकसित हो सके, वो राजनीति में बराबर भाग ले सके। तो ये एक ही से प्रभावित था, एक गांधी ग्राम स्वराज की अवधारणा से प्रभावित था। या यूं कह लीजिए कि जो विकेंद्रीकरण की नीति है उससे प्रभावित था। क्योंकि प्रत्येक स्तर पे अगर जैसे ग्राम पंचायतें होगी तो प्रत्येक इंसान राजनीति से जुड़ पाएगा और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा। और हर इंसान तक जो भी केंद्र सरकार या योजना निकालती है उनका क्रियान्वयन हो पाएगा। किसी इंसान तक, हर इंसान तक वो पहुंच पाएगी जो भी सहायता केंद्र सरकार द्वारा जो भी लोकल जानकारी जारी की जाएगी। तो दोस्तों, ये चीजें थी अनुच्छेद 40 में। हाँ, तो दोस्तों, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों, राज्य क्या करेगा? राज्य लोगों के लिए काम, शिक्षा
लोगों को क्या करेगा, बीमार नहीं सकते आदि लोगों को सहायता उपलब्ध करवाएगा। क्या करेगा, सहायता। ये चीजें राज्य उपलब्ध करवाएगा अनुच्छेद 41 के तहत कि राज्य को ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जो कि लोगों को काम, शिक्षा व रोजगार दे। इसमें जो दोस्तों जो बीमार लोग हैं, सहायता किसके लिए, जो बीमार, बुजुर्ग आदि, बुजुर्ग, निःशक्त आदि लोगों के लिए क्या है, राज्य सहायता प्रोवाइड करवाएगा। ऐसी ही व्यवस्था करेगा राज्य, ऐसी व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। मतलब ये बाध्यकारी तो है नहीं, तो इस तरह से बताया गया है इसमें। और राज्य लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ये चीजें भी इसमें। और काम दोस्तों, हमारा जो नरेगा का कॉन्सेप्ट है, इसका नरेगा दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून जो है, ये इसी के तहत अनुच्छेद 41 के तहत ही किया गया है। जो नरेगा में रोजगार, नरेगा के तहत रोजगार दिया जाता है, वो दोस्तों अनुच्छेद 41 के तहत ही व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से राज्य का। अब हम देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 42 दोस्तों, अनुच्छेद 42 में बताता है कि लोगों के लिए क्या किया जाएगा, क्या किया जाए, कार्य की न्यायोचित व मानवोचित सहायता उपलब्ध कराना। तो दोस्तों अनुच्छेद 42 में बताता है कि लोगों के लिए कार्य की किस तरह की दशा है। जैसे कि मान लीजिए अगर ज्यादा धूप पड़ रही है, बहुत भयंकर, जिसमें खड़ा भी नहीं रहा जा सकता, अगर वैसी स्थिति में आपको काम करने के लिए बोला जाए तो क्या कर सकते हो दोस्तों, आप मर भी सकते हो ऐसे धूप में, या आप डिहाइड्रेशन का शिकार कर सकते हो। दोस्तों ऐसी स्थितियों में काम नहीं करना पड़े तो राज्य को कार्य के अनुसार, जैसे कि सुबह या शाम के टाइम, इस तरह से कार्य के लिए दशाएं उपलब्ध कराना चाहिए। और कार्य भी ऐसा होना चाहिए कि जो ज्यादा जोखिम भरा नहीं हो। ज्यादा जोखिम भरा काम अलग, उसके लिए अलग अलग इंसानों की या फिर अलग अलग चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो कार्य के लिए न्यायोचित और मानवोचित दशाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से बादल उमड़ रहे हैं या फिर ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो वैसी दशाओं में आदमी को कार्य करने के लिए मजबूर ना किया जाए। ऐसी दशाएं वो उपलब्ध करवाई जाए जो न्यायोचित हो और मानवोचित हो। अनुच्छेद 43 यह भी बताता है कि क्या होना चाहिए, जीवन निर्वाह। दोस्तों जीवन, आपका जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जीवन निर्वाह योग्य वेतन, जीवन निर्वाह योग्य वेतन। दूसरा आ गया कुटीर उद्योगों का प्रबंध। तो दोस्तों अनुच्छेद 43 में बताता है कि लोगों को इतना वेतन तो जरूर दिया जाना चाहिए जिससे वो आराम से जीवन निर्वाह कर सके। ऐसा नहीं कि कार्य तो आप ढंग का करवा रहे हो उनसे पूरा, लेकिन उन्हें वेतन बिल्कुल कम दे रहे हो, जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा। एक कहावत है, श्रीताक नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको जितना काम कराए मतलब आराम से वो जीवन निर्वाह कर सके, इतना कम वेतन नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि बेरोजगारी है उसके हिसाब से क्या, जो महंगाई दर है उसके हिसाब से वेतन मिलना चाहिए, तभी लोग ढंग से जीवन निर्वाह कर सकेंगे। ऐसा इतना वेतन जरूर दिया जाना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य ने क्या किया है, वेतन भी निर्धारित कर रखा है। और दूसरा दोस्तों कि कुटीर उद्योग की व्यवस्था। दोस्तों किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या होती है, मेन आधार क्या होता है, कुटीर उद्योग। दोस्तों पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उस समय दोस्तों हमारे देश का मुख्य आधार क्या था, कुटीर उद्योग थे। तो कुटीर उद्योग से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है दोस्तों। और ये उद्योग घर में भी शुरू किए जा सकते हैं। तो इससे क्या है, लोग अपना आराम से अच्छा खासा जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो कुटीर उद्योग की व्यवस्था
करनी चाहिए दोस्तों। ये सब चीजें हमें गांधी जी के जीवन दर्शन, जो गांधी जी का जो दर्शन था दोस्तों, उससे मिलती है। तो गांधी जी के विचार रखते हैं यहाँ पे अन्य निर्देशक तत्वों में। तो गांधी जी के विचारों को बहुत ही महत्ता दी गई है, क्योंकि गांधी जी ग्रामों की वो जानते थे कि गांव बिना, आज जो गांव में अगर ग्रामों का विकास नहीं किया गया तो उसके बिना क्या नहीं हो सकता है, राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। ये गांधी जी का मानना था। तो गांधी जी के विचारों को इसलिए स्थान दिया गया है। तो दोस्तों अब देखते हैं अनुच्छेद 43A, 43A। दोस्तों अगर कैपिटल ए हो तो समझिए कि ये बाद में जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये चीजें बाद में जोड़ी है। तो अनुच्छेद जो 43 है ये कहता है कि उद्योगों में क्या होना चाहिए, जो उद्योग धंधे हैं उसमें कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। दोस्तों अनुच्छेद 43A बताता है कि उद्योगों में क्या होना चाहिए, कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्हें उनका भी कुछ जो यूनियन वगैरह ऐसी चीजें होनी चाहिए कार्मिकों के लिए भी। और दोस्तों इसके अलावा हम देखते हैं अनुच्छेद 43B। दोस्तों अनुच्छेद 43B बताता है कि सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दोस्तों अनुच्छेद 43B इसके माध्यम से बताया गया है क्या कि सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देना जाना चाहिए ताकि लोग जो शेयर साहूकार हैं उनके चंगुल से बच सके। पहले क्या होता था दोस्तों, अंग्रेजों के टाइम या उससे पहले लोग फंस जाते थे किसके चक्कर में, शेयर साहूकार के चक्कर में, और वो जिंदगी भर उनका ब्याज ही नहीं चुका पाते थे, वो उनके वहां पे काम करते करते ही मर जाते थे। तो उनसे बचाने के लिए सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने की बात अनुच्छेद 43B में की गई है। और दोस्तों ये किसके माध्यम से की गई, दोस्तों ये संविधान जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया था दोस्तों 111वां। जो 111वां विधेयक था, 111वां संविधान संशोधन विधेयक। एक 111वां संविधान संशोधन विधेयक दोस्तों लोकसभा में पेश किया गया था, जो कि लागू हुआ 97वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में। कौन से दोस्तों, जो 97वां संविधान संशोधन है, दोस्तों जो 111वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, ये 97वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 2012 में पारित हुआ दोस्तों। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि 111वां था तो ये 97वें में कैसे लागू हुआ, तो दोस्तों कुछ विधेयक है जो लोकसभा से पास नहीं हो पाते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उनको फिर गिना नहीं जाता, क्या संशोधन में नहीं गिना जाता। तो संशोधन तो कौन सा है, 97वां, और विधेयक कौन सा था, 111वां। ये 2012 में पेश किया गया सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में पहले से नाबार्ड जैसी संस्था है जो कि इनको वित्तीय सहायता ऋण उपलब्ध करवाती है। तो ये दीर्घकालीन ऋण भी उपलब्ध करवाती है और अल्पकालीन ऋण भी उपलब्ध करवाती है। तो दोस्तों
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं। इतनी कहानी हमने इतने दूसरे तत्वों की देखी है, अब हम आगे देखते हैं। तो इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब दोस्तों हम देखते हैं समान नागरिक संहिता, जो कि किसमें है, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 क्या है, समान नागरिक संहिता। दोस्तों अनुच्छेद 44 बताता है कि देश में क्या होना चाहिए, राज्य सरकारों को, राज्य को क्या करना चाहिए, समान नागरिक संहिता बनाने की पहल करनी चाहिए और धीरे धीरे स्थितियां अनुकूल करके ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे सभी के लिए एक समान नियम कायदे लागू हो, सभी के लिए एक ही कानून से कानून हो, अलग अलग समुदाय और अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग कानून ना हो। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा कि ये क्या है, कार्य के लिए मानवोचित दशाएं नहीं है। अनुच्छेद 42 में हमने पढ़ा था अभी, कार्य के लिए मानवोचित दशाएं, ऐसी दशाएं बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप अपने घर वालों का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके और साथ साथ हमारा भी नाम रोशन हो कि हमने किससे पढ़ा था, कि रूप सर से पढ़ा था, सुरेश सर से पढ़ा था, केसी सर से पढ़ा था, डीआर सर से पढ़ा था। तो दोस्तों इस तरह से हमारा भी नाम रोशन होगा और आपका भी। कार्य की मानवोचित दशाएं ना होने के बावजूद भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं समान नागरिक संहिता, जो कि किसमें, अनुच्छेद 44 के तहत बताई गई है कि राज्य ऐसी विधियां बनाएगा जो कि समान नागरिक संहिता की को बढ़ावा दे। तो दोस्तों आप क्या मानते हो कि हमारे देश में क्या सिविल कोड लागू नहीं है? तो दोस्तों 97-98% मैं आपको बताना चाहूंगा कि 97-98% कितना, 97-98% कितना है, क्या लागू है, जो समाज जो सिविल कोड है ये लागू है, समान नागरिक संहिता लागू है। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि ज्यादातर अगर कोई अपराध करता है, कोई किसी की हत्या कर देता है, तो उसके लिए सभी के लिए, चाहे वो कोई मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सभी के लिए क्या होगा, सभी को उसी के तहत अनुच्छेद 302 या 1 जो भी धारा है उसके तहत उसको सजा दी जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही लगभग ये सारे कानून क्या है, 97-98% एक समान है। तो लोगों के लिए, सभी के लोगों के लिए एक समान है। कुछ एक 1-2% को छोड़ दिया जाए तो बाकी, जैसे कि मुसलमानों के लिए उनके नियम कायदे अलग अलग होते हैं, वो एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। और भी कुछ दोस्तों है। तो इसी संबंध में एक विवाद आया था दोस्तों, कौन सा, मोहम्मद अहमद नाम साबानवाद। दोस्तों ये आया था 1985 में। तो दोस्तों ये इसी कड़ी में एक वाद आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि हिंदू क्या दोस्तों, जो हिंदुओं में जो कानून लागू है, मतलब हिंदू स्त्रियों के लिए जो कानून लागू है उसी अनुसार मुस्लिम स्त्रियों के लिए भी क्या होगा, भरण पोषण का लागू होगा कानून। तो इन्हें भी क्या होगा, भरण पोषण का अधिकार मिलता है। कि हमारा संविधान क्या करेगा, जो भरण पोषण का अधिकार है, जो भरण पोषण का अधिकार है वो हिंदू स्त्रियों की तरह मुस्लिम स्त्रियों और अन्य के लिए भी लागू होता है। ये चीज 1985 के मोहम्मद अहमद बनाम साबानवाद में बताई गई थी। तो दोस्तों ये क्या साबित करता है कि हमारे देश में समान नागरिक संहिता लागू है, कुछ एक मामलों को छोड़ दिया जाए तो। दोस्तों भरण पोषण का अधिकार हिंदू स्त्रियों की तरह सभी को, जो भी अल्पसंख्यक है उनको भी, उन स्त्रियों को भी इतना ही अधिकार है जितना
हिंदू स्त्रियों का, तो ये समान नागरिक संहिता का आया हुआ एक कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा एक बार आया था सायरा बानो नाम भारत संघ। ये दोस्तों आया था 2017 में। दोस्तों ये था 3 तलाक से संबंधित। किससे? 3 तलाक। तो दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 3 तलाक अवैध ठहराया जाता है। इसके तहत कोई तलाक नहीं दे सकता। पहले क्या होता था दोस्तों, भारत में ऐसा मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ वो कानून बनाता था, शरीयत का कानून लागू करता था। उसके तहत क्या होता है, जो मुस्लिम औरतें थी उनको पति क्या बोलता था, तलाक तलाक तलाक। 3 बार तलाक बोलने के बाद उनको तलाक दे दिया जाता था, वो तलाक मान्य हो जाता था। तो ये बिल्कुल गलत था, तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल गलत ठहराया और अवैध ठहरा दिया। तो और इस पे सरकार को बोला कि इस पे आप विधि बनाइए और इसको अवैध ठहराइए, इसके लिए दंडनीय बनाइए। तो क्या किया भारत सरकार ने, इसको 2017 में दंडनीय बना दिया। इसको क्या कर दिया, दंडनीय। दोस्तों इस पर बहुत विवाद हुआ, लेकिन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया। मतलब क्या है, समान नागरिक संहिता की स्थापना कर रहा है ये भी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45। दोस्तों अनुच्छेद 45 बताता है कि पूर्व प्रारंभिक जो शिक्षा है, कौन सी? पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य। पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। किसके लिए? ये करेगा दोस्तों जो 6 वर्ष तक के बालक थे उनके लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो मूल संविधान में कितने थे? 6। तो दोस्तों इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसे बढ़ाकर अब कर दिया गया है 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। कि राज्य क्या करेगा? 14 वर्ष तक के बालकों के लिए व्यवस्था करेगा शिक्षा की। पूर्व प्रारंभिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था 14 वर्ष तक के बालकों के लिए करेगा। दोस्तों ये हुआ था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 2002 में। कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये हमें बताता है अनुच्छेद 45। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। दोस्तों आपने पढ़ लिया अनुच्छेद 45 तक। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद 46। दोस्तों अनुच्छेद 46 पर बताता है कि जो एसटी वह समाज के अन्य दुर्बल वर्ग है। क्या करेगा राज्य? राज्य को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो कि SC ST और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की व्यवस्था करे। ऐसी व्यवस्थाएं कब क्या कौन करेगा? राज्य बनाएगा। ये बताता है अनुच्छेद 46। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 47। तो राज्य का क्या होगा? दोस्तों अनुच्छेद 47 बताता है कि राज्य का प्राथमिक कर्तव्य, ये राज्य के प्राथमिक कर्तव्य के बारे में बात करता है। क्या होगा? लोगों के जीवन स्तर में सुधार,
दूसरा क्या होगा दोस्तों, पोषाहार। तो आज हम स्कूलों में देखते हैं जो पोषाहार की व्यवस्था होती है, ये भी इसके तहत किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जो एल्कोहलिक पदार्थ होते हैं, क्या करेगा राज्य दोस्तों, ऐसी व्यवस्था बनाएगा जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार करे, पोषाहार की व्यवस्था करे और एल्कोहलिक पदार्थों पर रोक लगाए। ये राज्य के क्या होंगे, प्राथमिक कर्तव्य होंगे अनुच्छेद 47 के तहत। ये बताता है राज्य, ये बताता है 47 का अनुच्छेद। दोस्तों हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 48। दोस्तों अनुच्छेद 48 बताता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जो क्या करेगी, कृषि, पशुपालन, व संबंधित चीजों की को व्यवस्थित करेगा। राज्य क्या करेगा, कृषि, पशुपालन व अन्य संबंधित व्यवसायों को व्यवस्थित करेगा व उन्नत तकनीकों का विकास करेगा। और इसके अलावा दोस्तों क्या करेगा राज्य, इसके अलावा जो पशुवध है, पशुवध पर क्या करेगा, रोक लगाएगा। ये सब चीजें कौन बताता है, अनुच्छेद 48 कि राज्य क्या करेगा, कृषि और पशुपालन से संबंधित व्यवसाय को व्यवस्थित करेगा, वो इनके लिए उन्नत तकनीकें, जो नई नई तकनीकें हम देखते हैं खेती में आज यूनिवर्सिटी हो रहा है कि पहले तो क्या है, रासायनिक जो हमारे जो हरित क्रांति हुई वो किसके तहत हुई, अनुच्छेद 48 के तहत ही राज्य ने ऐसी व्यवस्था की कि हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद में दोस्तों आज हम जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या है, जो रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हम वापस से पुरानी तकनीकों पे आ रहे हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा उन्नत करके। ये सब चीजें किससे की गई, अनुच्छेद 48 के तहत राज्य ने इन चीजों की व्यवस्था की। और इसके अलावा दोस्तों पशुवध पर भी रोक, राज्य का क्या कार्य होगा, पशुवध पर भी रोक लगाएगा। जैसे गाय का वध या अन्य जानवरों का वध करने पर वो दंडनीय बनाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं अनुच्छेद 48 बताता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम देखते हैं अनुच्छेद 48A। दोस्तों अनुच्छेद 48A ये भी दोस्तों बाद में जोड़ा गया है। ये बताता है हमें दोस्तों कि क्या करेगा राज्य, ऐसी व्यवस्था बनाएगा तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे। और इसके अलावा दोस्तों जो वन है वो वन्य जीवों की रक्षा करे।
ये चीजें अनुच्छेद 48 के तहत जोड़ी गई, जो कि दोस्तों 42वें संविधान संशोधन, कौन सा 42वें संविधान संशोधन 1976, ये 1976 का जो 42वें संविधान संशोधन है उसके तहत ये चीजें अनुच्छेद 48A के तहत जोड़ी गई। तो दोस्तों ये चीजें हमने देखी है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे आगे अनुच्छेद 49 दोस्तों अनुच्छेद 49 है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्मारक, किले, महल, जिनमें किले, महल और भी दोस्तों जो राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं, राष्ट्रीय राज्य क्या करेगा? उनका संरक्षण करेगा और उनको नुकसान पहुंचाए जाने पर विधि द्वारा उन्हें दंडनीय बनाएगा और विधि के द्वारा ही इनका संरक्षण करने की व्यवस्था बनाएगा। तो दोस्तों इसी संबंध में बहुत सारे बोर्ड बनाए गए हैं, जैसे कि ये अपने धरोहरों को संरक्षित करने के लिए और ऐसी चीजें हैं। तो राज्य क्या करेगा? विधि द्वारा कानून बनाकर इन्हें क्या करेगा? संरक्षित करेगा। तो किले, महल और दुर्ग वगैरह है, उनका क्या है? संरक्षण करेगा राज्य विधि के द्वारा। इसी संबंध में बहुत सारे बोर्ड वगैरह बनाए गए हैं। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 50 दोस्तों। अनुच्छेद 50 है, ये बताता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि उससे न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण हो सके। जो आज हम देखते हैं दोस्तों कि न्यायपालिका वो क्या करती है? न्याय निर्णय का कार्य करती है और कार्यपालिका उन्हें लागू करने का कार्य करती है। जो संसद विधि बनाती है उसे लागू करने का कार्य कौन करती है? कार्यपालिका। तो इनको दोनों को क्या अलग करने का, अनेक अलग करने वाली विधियां बनाएगा या ऐसी व्यवस्थाएं राज्य करेगा। ये चीजें किसमें? अनुच्छेद 50 में। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण की ऐसी विधियां राज्य बनाएगा जिनसे ये दोनों क्या है? एक दूसरे से प्रभावित ना हो पाए और अलग अलग अपना कार्य करते रहे। अब हम देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 दोस्तों ये हमारी विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 51 तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि हमारे विदेश नीति के तत्व क्या क्या होंगे, कि विदेश नीति का क्या क्या आधार होगा। इसमें दोस्तों एक तो क्या होगा? पहला कि जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, दूसरा दोस्तों न्याय संगत व समांतरिक व्यवहार,
और तीसरा दोस्तों क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौता का सम्मान। एक और चीज है दोस्तों, जो अंतरराष्ट्रीय विवाद है, अंतरराष्ट्रीय जो विवाद है तो दोस्तों ये 4 पॉइंट है विदेश नीति के आधार हमारे 4 पॉइंट, जिसमें दोस्तों पहला क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। कि भारत क्या करेगा, भारत पहले ही शांति प्रिय देश है दोस्तों। भारत का इतिहास रहा है पुराने टाइम, राजा महाराजाओं के टाइम से भी, कि भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश पे आक्रमण पहले नहीं किया। अगर किसी ने भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा पहुंचाने की कोशिश की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो भारत क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। दूसरा, न्याय संगत और सम्मानजनक व्यवहार करेगा दूसरे देशों के साथ दोस्तों। जो विश्व के अन्य देश हैं उनके साथ दोस्तों नीति में, आर्थिक आधार पर, सभी जितने भी जो राजनीतिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक सभी रिलेशन है उनमें क्या करेगा, न्याय संगत और सम्मानजनक व्यवहार करेगा उनके साथ। तो दोस्तों चाहे वो बड़ा देश हो चाहे छोटा देश हो, सभी के साथ समानता का व्यवहार करेगा और उनके साथ न्याय संगत व्यवहार करेगा। तीसरी क्या चीज, अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौता का सम्मान। दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय शांति के समझौते होते हैं उनका भारत को सम्मान करना, भारत उनका सम्मान करेगा। जैसे कि अब वियना समझौता है, और भी जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सम्मेलन के लिए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो भी संधियां लागू की गई है उनका क्या है, भारत सम्मान करता है। तो देखिए दोस्तों, भारत आज विश्व के देश एक आदर्श के रूप में देखते हैं, विश्व गुरु के रूप में देखते हैं। वो इसीलिए देखते हैं क्योंकि भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ा देता है, वह जो संधि और समझौते हैं उनका सम्मान करता है और सभी के साथ समानता का व्यवहार करता है। ये कुछ चीजें हैं जो जिसकी वजह से भारत को आज विश्व के देश सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता। दोस्तों किन्हीं दो देशों के मध्य अगर विवाद हो रहा है तो भारत क्या है, अगर वो चाहे तो उनमें मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा और उनके विवादों को सुलझाएगा। क्योंकि भारत एक शांतिप्रिय देश है और ये नहीं चाहता कि कोई दो देश आपस में युद्ध वगैरह इनमें उलझे और जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और शांति के लिए खतरा महसूस हो, इससे लोगों का जीवन में प्रॉब्लम हो, ऐसी चीजें भारत नहीं चाहता। दोस्तों भारत कैसा देश है, एक शांति प्रिय तो बहुत ही, आप कह सकते हो कि बहुत ही आदर्शवादी देश है। तो ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनुच्छेद 51 में कि ये हमारे विदेश नीति के आधार है कि इस तरह की व्यवस्था है, इनको ध्यान में रखकर राज्य नीतियां बनाएगा और इनको बढ़ावा देगा। तो दोस्तों ये थे हमारे नीति निर्देशक तत्व जो कि राज्य को नीतियां बनाने के लिए निर्देशित करते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में हमारे जो पूर्व न्यायाधीश है छागला, NN छागला, उनका कथन है कि अगर राज्य इन नीतियों को अगर ढंग से लागू कर दे तो क्या है, भारत में स्वर्ग की स्थापना हो सकती है। तो दोस्तों आप देखकर बता सकते हो आराम से कि जो नीति निर्देशक तत्वों में चीजें बताई गई है राज्य को निर्देश देने के लिए, क्या ये वास्तव में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि इनको ढंग से लागू करने पर भारत में स्वर्ग की स्थापना हो जाए। दोस्तों बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ऐसा सरकारों ने समय समय पर किया भी है और दोस्तों हमेशा सरकारें करती रहती है। और दोस्तों अगर ऐसा सरकारें नहीं करती है तो हमारे BR अम्बेडकर जी, उनका एक कथन है कि अगर इनको नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का कार्य अगर सरकार नहीं करती है तो नेक्स्ट चुनाव में उनको क्या होगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो सत्ता से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व बहुत ही महत्व के हैं, जबकि ये वादयोग्य भी नहीं है। तो दोस्तों ये चीजें हमने पढ़ी है और दोस्तों आगे की चीजें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों।
अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों कमेंट बहुमूल्य कमेंट जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता लगता है कि हम आपके लिए क्या योगदान दे पा रहे हैं। और दोस्तों इस गर्मी में जहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी कि मानसिक दशाएं नहीं है और न्याय संगत दशाएं ऐसी नहीं है कि मैं आपको पढ़ा पाऊं। बार बार श्वास बोलता है दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो उसमें हमारा कुछ स्वार्थ है कि आप सफल होगे तो हमें कुछ तो धन्यवाद दोगे। और दोस्तों हमारा भी नाम होगा आपके साथ साथ, और आपके क्षेत्र का, आपके माता पिता का और आपका नाम होगा दोस्तों। तो यही बस चीजें थी कुछ तो हमने देखी है तत्वों के बारे में। तो दोस्तों आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।